बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आज का दिन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से बड़ा अहम है, क्योंकि बुशरा बीबी पर बहुत बड़ी उंगलियां उठी हैं। और एक जानिब तो आज पाकिस्तान के पूरे मीडिया ने एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल ब्रेक किया है, तो उसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की साबका अहलिया बुशरा बीबी के जो समधी हैं उनकी एक स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है। ये इमरान खान साहब के लिए और बुशरा बीबी के लिए बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट का आने वाले दिनों के अंदर क्या मकसद है, क्योंकि कल नैब ने भी बुशरा बीबी को तलब किया, आज पाकिस्तान का मीडिया जो है उसके ऊपर एक पूरी कैंपेन लॉन्च की गई और अब बुशरा बीबी के समधी की एंट्री। ये सारा मामला आपके सामने रखूंगा, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही है ना कि पीटीआई को हम खैरबाद कह रहे हैं, इमरान खान और पीटीआई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो अब बारी आ गई है कप्तान के नहले पर दहले की, और कप्तान के डंके बज गए हैं। और अहम खिलाड़ी जो है, एक जानिब तो उसने वापस आते ही इस वक्त इमरान खान के लिए टेबल्स टर्न कर दिए हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी अब जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। ये मामला जो पलटा है, हवाओं का रुख जो तब्दील हुआ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए भी आप कह सकते हैं कि उनके जज्बे में एक नई रूह फूंक दी है इसने, और उन्हें एक हौसला मिला है। ये हौसला बड़ा अहम होता है। इसके साथ साथ जनरल फैज हमीद साहब के वाले से भी तहलका खेज खबर आई है, और अडियाला जेल में इमरान खान साहब को क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, इस हवाले से राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी कंसर्न्स का इजहार कर दिया है, खदशात का इजहार कर चुके हैं राणा सनाउल्लाह साहब। और ये मामला असल में है क्या, ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। ये हल्का हल्का मिस कॉल्स दे रहे हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को, हल्की हल्की छेड़खानी कर रहे हैं, क्योंकि अगले दिन जावेद लतीफ साहब ने भी कह दिया जो बाहर लाडला था आज वो अंदर भी लाडला है, उसे फैसिलिटी क्यों दी जा रही हैं और उसके साथ ये सब क्यों किया जा रहा है। ऑल्दो खान साहब को जो फैसिलिटीज मिली हुई हैं वो भी हमें पता है, और खान साहब को जिस हाल में रखा गया वो भी पूरी कौम को पता है। लेकिन अब ये जो राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की है, ये इंतहाई मानी खेज और इंतहाई अजीबो गरीब सा इल्जाम है, भोंडा इल्जाम है। इस पर भी मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखनी है, ज्यादा खबरें एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और उस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर्स बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, काजी साहब की अदालत से भी एक खबर मैं आपको दे देता हूं। काजी साहब जो हैं वो बहुत से मामलात के ऊपर खड़ाक करते हैं, और बड़ा बेहतरीन अंदाज में काजी साहब के जो खड़ाक हैं वो पूरी कौम देखती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पूरी कौम के सामने काजी साहब जो हैं उन्होंने समाअत की, और फिर उसका फैसला आया। और फैसले में जहां तक काजी साहब के इख्तियारात कम करने का मामला था उसमें मेजॉरिटी थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जिस शिक का फायदा हो सकता था उसमें काजी साहब की मेजॉरिटी नहीं रही थी। अभी इंतखाबात वाले मामले के अंदर भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नजरिया ज़रूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है उस पर अमल किया गया है, क्योंकि 90 दिन में इंतखाबात ना करवाने की आइन शिकनी तो हो चुकी है। अब उस सब के ऊपर एक्शन लेने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला, और इलेक्शंस की डेट के ऊपर भी अबहाम कोई नहीं है, ये काजी साहब ने बता दिया हुआ है, तो हम भी अब हम नहीं पैदा कर सकते और ना ही हम अपने जहन में ऐसे किसी अजीबो गरीब ख्याल को जगह दे सकते हैं। वहीं दूसरी जानब काजी साहब के बहुत से इम्तिहानात हैं, खान साहब के केस लगे हुए हैं, वो सुनते हैं काजी साहब या उनकी अदालत से क्या फैसला आता है। नंबर 1 ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 2, काजी साहब जो है उन्होंने नैब तरामीम के अंदर ऑब्वियसली प्रिंसिपल एप्लीकेंट को तो बुलाने का इख्तियार का ऑप्शन देना होता है। इमरान खान साहब ने कह दिया मैं जाना चाहता हूं। अब देखते हैं कि काजी साहब की बात मानी जाती है या फिर काजी साहब की अदालत के साथ भी वही किया जाता है जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के साथ किया जाता है, यानी लाइटली लिया जाता है, या फिर काजी साहब अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बहुत से मामलात के अंदर, फैज हमीद साहब वाले मामले के अंदर भी काजी साहब आपको पता है कि क्लैश अवॉइड भी कर रहे हैं, और बड़े बेहतरीन अंदाज में। आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का जो ट्रायल है वो केस ही नहीं काजी साहब ने सुना, जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में बेंच बना दिया, और उसमें भी काजी साहब साइड पे हो गए, लेकिन उन्होंने वहां पर यह सब कुछ किया। अब यहां पर बहुत से सवालात हैं, ये सवालात जवाब तलब हैं और जवाब तलब तो रहेंगे। वहीं दूसरी जानब काजी साहब जो है उन्होंने अपने मुतअद्दिद इंतजामी इख्तियारात जो है वो रजिस्ट्रार को तफवीज़ कर दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार है उसके हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतल्लिक मामलात में बाइख्तियार होंगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीएससी उमूर पर रजिस्ट्रार का फैसला फुल कोर्ट या चीफ जस्टिस की मंजूरी से मशरूत होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑडिट और महकमाना अकाउंट्स कमेटी भी अमूर और रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस की मंजूरी से सर अंजाम देंगे, और ये सारे इंतजाम जो है, यानी काजी साहब एक परसेप्शन जो है वो बना रहे हैं कि काजी साहब अपने इख्तियारात जो है वो अपने पास
سارے نہیں, ون مین شو نہیں رکھنا چاہ رہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قاضی صاحب کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے امتحانات ہیں جن میں سرخرو ہونا زیادہ ضروری ہے, کہ وہ جسٹس کارنیلیس جو ہیں ان کی لیگیسی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, جسٹس منیر کی لیگیسی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. دونوں لیگیسیز ان کے سامنے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قاضی صاحب اپنی عدالت کی, پاکستان کی عدالتوں کی اتھارٹی کو کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں. الیکشنز کے انعقاد کے اوپر ابہام ختم کر دیا, فری اینڈ فیئر الیکشنز کے معاملے کے اوپر کیا وہ پوری قوم کے ابہام ختم کر کے اس کی نگرانی بھی کریں گے. یہ سارے سوالات انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ اس کا جواب تو دے دے گا. اب وہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن جو ہے اس نے عام انتخابات 2024 کے لیے مجوزہ ضابطہ اخلاق کا ابتدائی ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق صدر, وزیر اعظم, وزراء, عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ مجوزہ ضابطہ اخلاق کے مطابق سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے. ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات, عدلیہ, نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو اور مہم پر پابندی ہوگی. اور ذرائع کے مطابق مجوزہ ضابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور امیدوار رشوت, تحائف یا کسی قسم کا لالچ نہیں دیں گے. سیاسی جماعتیں جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹ دیں گی. جلسے, جلوسوں اور عوامی اجتماعات میں اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی. سرکاری خزانے سے سیاسی اور انتخابی مہم چلانا بھی منع ہوگا. مجوزہ ضابطہ اخلاق کے مطابق سرکاری ذرائع ابلاغ پر جانبدارانہ کوریج پر پابندی ہوگی. سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت انتظامیہ سے مشروط ہوگی. سرکاری وسائل کے انتخابی مہم میں استعمال پر پابندی ہوگی اور کار ریلیوں کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ فرقہ وارانہ لسانیت پر مبنی گفتگو اور کسی شہری کے گھر کے سامنے احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی. الیکشن ایجنٹ کا متعلقہ حلقے سے ہونا لازمی ہوگا, جبکہ سرکاری املاک پر سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگانے پر پابندی ہوگی. بڑا بہترین ضابطہ اخلاق ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, یا پھر پلینگ فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی. تو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ چیز آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ دیتا ہے یا نہیں. اور اس طرح کی باتیں کیا کتابی باتیں رہ جاتی ہیں, ہو کر رہ جائیں گی, یا پھر صرف اور صرف کاغذوں کی زینت ہی بنی رہیں گی, یا اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہوگا. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے لیے آل از ناٹ ویل, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب ایک جانب تو پی ٹی آئی کی جو کارکن ہے صنم جاوید, ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے. اور 5ویں مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی کارکن صنم جاوید کو لاہور کینٹ کچہری میں جوڈیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ شبیر احمد کی عدالت میں پیش کیا گیا, اور بتایا گیا ہے کہ یہ جی زمان پارک مقدمے میں نامزد ہیں. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا اور انہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ طلب کیا گیا, اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ صنم جاوید کو دے دیا گیا. وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں علی نواز اوان, ان کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ علی نواز اوان جو ہے انہیں اس وقت اٹھا لیا گیا ہے, اور ان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہیں رات کو غائب کر دیا گیا. اب علی نواز اوان ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے پہلے ہی ایک ویڈیو میسج بنا کے دے دیا ہوا ہے آن اوتھ کہ میں بھائی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہوں, اور عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے کبھی اپنی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی, اور میرا اگر اس کے بعد کوئی بیان مجھ سے لیا جاتا ہے پریشر میں آ کر تو وہ بیان غلط ہوگا, اس بیان کو صحیح تصور نہ کیا جائے. اب علی نواز اوان صاحب سے کوئی بیان یا انٹرویو دلوا دیا جاتا ہے تو سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا علی نواز اوان صاحب کے اس انٹرویو کو جو آئے گا اسے مانے, اس بیان کو مانے جو آئے گا, یا پھر علی نواز اوان صاحب جو ہیں ان کے اس بیان کو مانا جائے جو بیان علی نواز اوان صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے ریکارڈ کر کے اپنے مبینہ جو آئندہ ان سے بیان لیا جا سکتا ہے اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. اب ایک جانب یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, وہیں دوسری جانب جنرل فیض جو ہیں وہ اس وقت بڑا ایزی ٹارگٹ ہے. علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اب جو کھل کر جنرل فیض حمید کے اوپر کہہ دیا ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے. آرمی چیف بننے کے لیے فیض حمید نے ہمارے خلاف کارروائیاں کی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی اولاد کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہوگا. جہانگیر ترین کی فیملی پر پرچے کروائے گئے, ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں لیکن عورتوں پر سیاست نہیں کی, ماؤں بہنوں پر کبھی کسی نے پرچے کروائے, میری بیٹی پر 2 پرچے کروائے گئے. علیم خان نے کہا کہ کوئی اتنا گھٹیا انسان بھی ہو سکتا ہے, ہمیں مدینے کی ریاست سمجھاتا تھا, گھر میں پیسے آ رہے تھے, تجوری گھر والی کے پاس تھی, کوئی ایسا گھر ہو سکتا ہے جہاں تجوری بھری جا رہی ہو اور سربراہ کو پتہ نہ ہو, آپ کے گھر کی تجوری بھری جا رہی تھی, آپ کو نہیں پتا تھا, آپ شامل تھے. انٹیلیجنس نے بتایا کہ آپ کے گھر لوٹ مار کا پیسہ آ رہا ہے, نیا پاکستان فراگوگی بنا رہی تھی. علیم خان نے کہا بلین ٹری کے پودے بکریاں کھا گئیں. جنرل فیض نے آرمی چیف بننے کے لیے ہمارے خلاف کارروائیاں کی, اور اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں بڑا غصہ ان کے اندر, اور ساتھ غلام سرور صاحب کو انہوں نے مبارکباد بھی دے دی اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر. اب ناظرین کرام یہاں پر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں یہ بڑی اہم ہیں.
अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब पर अटैक्स जारी हैं। अब आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा है कि सच्ची बात ये है कि, और ये बात कंफर्म भी नहीं कर रहा, कि मुझे शक है कि इमरान खान को जेल में दवाई मिल रही है। अब दवाई से इनका मुराद वही बातें हैं कि वो ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं अजीबो गरीब से कि इमरान खान साहब कोई नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या इस तरह की चीज़ें हैं। अलबत्ता इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये सारी की सारी बातें अफसाना हैं और इसमें दूर दूर तक नाज़रीन कराम कोई हकीकत नहीं है। और इस सारी की सारी सिचुएशन में मैं अगर आपको ये बताऊं कि इन्होंने जो ये बात की, और ये वैसे कोई मानता भी नहीं है, वैसे ये इन्हीं का एक नैरेटिव है, वरना एक आदमी जिस पर ये नशे का इल्जाम लगाते हैं वो इतना फिजिकली फिट है कि ये जो लोग दूध के धुले हुए हैं वो बीमारियों में घिरे हुए हैं, और जिस शख्स के ऊपर इल्जामात लगाते हैं वो इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से अब जी बहुत बड़े बड़े दावे सामने आना शुरू हो गए हैं। बुशरा बीबी जो है उनके ऊपर एक ताज़ा अटैक हुआ है। तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत, और ये जो इस वक्त खबर दी जा रही है ये मैं पहले आपको बता देता हूं। तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आ गई, जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। ये जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि तफसीलात के मुताबिक फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ, और फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम करती हैं, जबकि फराह गोगी के गैर ज़ाहिरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। फराह गोगी के सिर्फ 3 सालों में ज़ाहिरी असासों में 420% और गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये असासे फराह गोगी की जाती मलकियत है, जबकि एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि जी प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड पीटीआई की हुकूमत को मिले। फराह गोगी ने 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकून से 240 कनाल जमीन अपने नाम करवा ली। ये 240 कनाल की कीमती जमीन फ्रंट पर्सन फराह गोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई। इस रिश्वत के एवज पीटीआई हुकूमत ने 460 मिलियन रुपए हरजाना केस की पैरवी से इज्तनाब किया। 3 दिसंबर को प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदा किया। प्रॉपर्टी टाइकून क्यों कहते हैं? बोला करें ना मलिक रियाज के ऊपर पर जलते हैं जी हमारे मीडिया के, बड़ा दबंग मीडिया, लेकिन पर जलते हैं, इश्तिहार है। अच्छा, इस तरह के बहुत से जी बहावलपुर और गुजरांवाला में फराह गोगी की ज़राई जमीन मलकियती मगर गैर ज़ाहिर शुदा हैं, और चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी, पहले ये बुशरा बीबी की दोस्त हुआ करती थी, अब ये इमरान खान साहब की फ्रंट पर्सन के तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने जुर्म की भी मुर्तकिब हुई। फराह गोगी और उनके शौहर बतौर जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार यूरोप प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर काम करते रहे, और फराह गोगी के पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 2021 तक इजाफा हुआ। दस्तावेजी और तकनीकी शवाहिद फराह गोगी की होशरुबा रिश्वत और करप्शन का मुंह बोलता सबूत है, जबकि पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद फराह गोगी का मुल्क से फरार सोचा समझा मंसूबा है। बहती गंगा में हाथ धोने वाले चेयरमैन पीटीआई के कई और साथी भी शामिल हैं। अब ये जो टर्म्स हैं और ये सारा कुछ आज ही के दिन क्यों किया गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी जानिब अता मानिका साहब हैं, समधी हैं बुशरा बीबी के, इन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान के ताल्लुकात खराब करने में बुशरा बीबी और उनकी सहेली का हाथ है। यानी बुशरा बीबी के जो समधी हैं वो इस वक्त ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब इमरान खान साहब के बुशरा बीबी और उनकी सहेली ने किए। ये बात भी बड़ी अलार्मिंग है, जारी बात है, घर के अंदर से ये बात आ रही है, तो इसकी अहमियत जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब आप ये देख लें कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात के अंदर इस वक्त होशरुबा इजाफा किया जा रहा है। पीटीआई जो है उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं, क्या कुछ नहीं किया गया पीटीआई के खिलाफ। लेकिन इस सारी की सारी सिचुएशन में अब जो सूरत हाल है वो इतनी अजीबो गरीब हो चुकी है, इतनी अलार्मिंग हो चुकी है। और इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि पीटीआई के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, पार्टी छुड़वाई जा रही है, लेकिन वही बात है, शेर अफजल मरवत साहब मुल्क वापस आए हैं बरतानिया से और आते साथ उन्होंने अपना जादू शुरू कर दिया है। और नौशहरा से जेयूआई के रहनुमा दाऊद खटक हैं, ये जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के रहनुमा है, जिनकी बहुत बड़ी विकेट इस हब्सज़दा माहौल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिराई है। इन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लिया है। परवेज खटक के मुकाबले में सियासी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। परवेज खटक की वजह से पहले फाल किरदार अदा नहीं कर सका, अब चेयरमैन पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ा हूं, साथियों समेत परवेज खटक का मुकाबला करेंगे, ये कहना है दाऊद खटक का प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। परवेज खटक साहब जो अपनी सियासी जमात केपी के अंदर बहुत बड़ा कोई तबाहियां फेरने लगे थे, वो तो वैसे ही उनकी जमात पे तबाहियां फिर गई, अब उनकी अपने हल्के के अंदर सियासत भी खतरे में है। ये जेयूआई से बेसिकली पीटीआई के अंदर इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। और शेर अफजल मरवत ने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत क्लियर एक मैसेज दिया है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे पीटीआई से निकलवाने के लिए, तो हम इंशाल्लाह 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाएंगे उन लोगों की जो पीटीआई में शामिल होंगे। यानी आप वही बात है, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा
तमाम जिगर आजमाएं, आप सिस्टम के ताकत का इस्तेमाल करके लोगों से पीटीआई छुड़वाएं, हम पब्लिक पावर का इस्तेमाल करके, क्योंकि इन लोगों को पता है, देखें सियासी लोग हैं, इन्हें पता है कि इन्हें विक्टिमाइज किया जाएगा, बट दे नो कि अवाम के अंदर सिर्फ बल्ला बल्ला ही चलेगा, उसके अलावा अवाम किसी और चीज की तरफ देखने का भी नहीं सोच रही। तो इस सारी की सारी सिचुएशन में जो ये शमूलियत है, ये एक ताजा हवा का झोंका है, पीटीआई के लोगों की जो जोश है उसमें एक नई रूह फूंक दी गई है कि देखें जी ऐसे भी होता है। और इतने खौफजदा माहौल में भी अगर लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के पीटीआई में आ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल, ये एक आप कह सकते हैं ना कि वो पहला कंकर है ये, इसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ता है ना, झाके खुल जाते हैं। तो ये इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।